पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा के बारे में बताया गया कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसी को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ रहे थे उसको प्रभावित करने वाले कारक। उसमें हम लोग ये पढ़े कि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटता है। परमाणु का आकार, नाभिक में यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो तो आकर्षण बढ़ता है तो उसका आयनन ऊर्जा भी बढ़ जाता है। फिर तीसरा था, याद कीजिए, आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। चौथा नंबर आप हेडिंग डाले हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही है ना? और इधर आप देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्रभावित करता है आयनन ऊर्जा को, आप इसको देखिए। एक बात बताइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कन्फिग्रेशन इसका होगा 1s2 2s2 2p3, यही ना होगा। यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में 3 इलेक्ट्रॉन है। यही ना कन्फिग्रेशन होगा। आप ध्यान से देखिए, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब होता है आधा भरा हुआ। पी की कुल क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, 3 है। पी का आधा, सॉरी 6 का आधा 3, तो ये आधा भरा हुआ है। अच्छा, यदि हम इसी के जगह पर ऑक्सीजन लें जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये होगा 1s2 2s2 2p4। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 4 इलेक्ट्रॉन। बताइए क्या ये आधा भरा हुआ है? पी की कुल क्षमता 6 की होती है। यदि 6 का 6 भरा होता तो हम कहते फुल फील्ड। 3 भरा हुआ रहता, 6 का आधा, तो कहते आधा भरा हुआ यानी हाफ फील्ड। और जो चीज पूर्ण रूप से भी भरा हुआ ना हो, आधा भी भरा हुआ ना हो, उसको हम बोलते हैं आंशिक भरा हुआ, पार्शियल फील्ड उसको कहा जाता है। आप याद कीजिए, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, उससे कम स्टेबल होता है हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड। आप ध्यान दीजिए, ये ना ही फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, ये कैसा है? पार्शियल फील्ड। अब आप जरा सोचिए कि आप जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो 2p2 हो जाएगा। ये आधा भरा हुआ है, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो पार्शियल फील्ड में हो जाएगा, यानी ये हाफ फील्ड से चला जाएगा पार्शियल फील्ड में। और इसको देखिए, इसमें 4 है, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो p3 हो जाएगा। बताइए, हाफ फील्ड हो जाएगा, यानी ये अधिक अस्थाई से कम अस्थाई की ओर जाएगा, और ये कम अस्थाई से अधिक अस्थाई की ओर जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर होता है, आईई ऑर्डर, बताओ तो किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा, नाइट्रोजन से इन कठिन है, तो नाइट्रोजन का अधिक होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। इसीलिए आप वहां पर लिखे हैं आधा भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ परमाणु कक्षक अधिक अस्थाई होता है। अतः ऐसे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल ये दोनों है। समझ में आई बात? क्या वो स्टेटमेंट आप पिछला दिन लिख चुके थे ना? लिखिए तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आप लिखे हुए हैं शायद, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए जो यहाँ पर वास्तव में दिख रहा है। अब मात्र 2 टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, और उम्मीद करते हैं दोनों को हम आज समाप्त कर देंगे। और आज यदि नहीं समाप्त हुआ तो कल 10 मिनट लगेगा समाप्त करने में। अरे वो पलक के बगल वाला स्विच ऑन कीजिए तो, वहां से।
चेंज करूं इसे? चलिए देखिए यहाँ, यहाँ देखो, ये आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में हम देखेंगे कि कहाँ से किस डायरेक्शन में बढ़ता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और किस डायरेक्शन में घटता है। ये एक सिंपल बात है, आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। ऊपर से जब नीचे आप आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है? परमाणु का आकार बढ़ता है, तो निश्चित है कि आयनन ऊर्जा का मान घट जाएगा, क्योंकि बाहर आकार बढ़ेगा तो परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, आकर्षण कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, नाभिकीय जो चार्ज है, नाभिकीय आवेश वो बढ़ जाएगा, चूंकि परमाणु संख्या बढ़ जाता है। ये दोनों बात आयनन ऊर्जा को क्या करेगा, बढ़ा देगा या घटा देगा? बढ़ा देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ जाता है, और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि आकार छोटा हो जाता है और नाभिकीय आवेश ज्यादा हो जाता है। देखेंगे नीचे एरो देके, लिखो आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में आ रहे हैं, जल्दी मचोड़ देंगे, समझे? नहीं सुधर रही है। आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊपर से नीचे आने पर ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है, जबकि घट जाता है जबकि किसी भी आवर्त में जबकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जबकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। रीडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जो भी लोग पढ़ चुके हैं आयनन ऊर्जा, उन सबको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगा, या ये समझो कि समझा हुआ ही है। जैसे किसी परमाणु के बाहरी कक्षा से जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो तुमको ऊर्जा देनी पड़ती है, लेकिन यदि तुम किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालोगे
तो वहां पर ऊर्जा अपने आप मुक्त होगी, क्योंकि नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा। जहां भी दो चीजें आपस में आकर्षित होती है वहां ऊर्जा निकलती है। और जो दो चीजें पहले से आकर्षित हैं, यदि आप उसको वहां से हटाना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इससे पहले आयनन ऊर्जा में क्या करना पड़ता था, ऊर्जा देना पड़ता था। इस बार ऊर्जा देना नहीं पड़ेगा, इस बार ऊर्जा अपने आप निकलेगा। तो वहां पर आप पढ़े थे कि किसी अकेले गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है उसे हम उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। यही ना लिखे थे आप? यहाँ पर लिखेंगे किसी अकेले गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। डिफाइन करेंगे। किसी अकेले गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर ऋणायन बनाने की प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। हो गया लिखा हुआ? अब जैसे देखो, इसको चेंज करें। जैसे देखिए, कोई परमाणु है एक्स, मान लो ये किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं, ये बना देगा कौन चीज, एक्स माइनस। और साथ साथ ये कुछ मात्रा में ऊर्जा निकालेगा। जो ऊर्जा निकालेगा यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रीति। लिख लीजिए इसको। जैसे किसी भी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ती थी, यदि आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऊर्जा निकलेगी। बिल्कुल दोनों का एक दूसरे का उल्टा बात है, ये और वो, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन प्रीति। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे। ये हो गया लिखा हुआ। इधर देखिए, ध्यान देंगे। जैसे जैसे आप उधर से इधर आते हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। और परमाणु का आकार जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। हाँ या ना? तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है? हाँ या ना? और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं उसके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। फिर से देखिए, दाएं से बाएं से दाएं आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और यदि इधर से दाएं से बाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा ये हेलोजन जो है ये तो बेचारा है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही देता है। तो इसको तो अपवादे करके चलिए, चूंकि इसमें तो आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वाली बात हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण कुछ होता नहीं है। तो आप बताइए कि किसी भी आवर्त में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन प्रीति किसका होगा, हेलोजन का, वर्ग 17 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि
अपने आवर्त में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति हैलोजन परमाणु की होती है। मतलब यदि आपको पोटासियम वाले आवर्त यानी चौथा आवर्त में कहे कि बताओ सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति किसका होगा, तो हम कहेंगे किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देगा। देखेंगे नीचे रो देखे, देखेंगे अपने आवर्त में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति, अपने आवर्त में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति अपने आवर्त में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति हैलोजन परमाणु का होता है। हैलोजन परमाणु का होता है। नीचे लिखेंगे सभी 118 तत्वों में, सभी 118 तत्वों में, सभी 118 तत्वों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति, सभी 118 तत्वों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति क्लोरीन का होता है। क्लोरीन Cl, क्लोरीन का होता है। एकदम याद रखिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट और आईआईटी में बराबर ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉन प्रीति सबसे अधिक होता है। क्या है इसका आंसर? क्लोरीन। अब देखो ये बार बार क्यों पूछता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपवाद वाला बात, इसीलिए ये बार बार पूछता है। थोड़ा बोर्ड पर देखिए, जब तुम बाएं से दाएं आओगे मतलब उधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि साइज छोटा होता चला जाता है। लेकिन जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बड़ा होता चला जाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती चली जाएगी। इस हिसाब से उधर से इधर आएंगे तो सबसे अधिक वाला तो हमको इधर कहीं मिलेगा। अच्छा, ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे वाला कम त्याग करेगा और ऊपर वाला अधिक त्याग करेगा। तो उस हिसाब से बताइए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति किसका होना चाहिए? क्लोरीन का। क्लोरीन का होना चाहिए। लेकिन होता किसका है? इसका ऑर्डर होता है क्लोरीन का सबसे अधिक, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। अच्छा, यही अंतर सल्फर और ऑक्सीजन में भी है। ऑक्सीजन का होना चाहिए ज्यादा, लेकिन होता किसका है? सल्फर का। सबसे ज्यादा सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, इस तरह से। तो सवाल उठता है कि ऐसा का है? ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखना इधर, इसमें 2 कक्षा होगा, इसमें 3 कक्षा होगा। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बाहरी कक्षा में 7। अंतर क्या है बताओ? इसका बाहरी कक्षा दूसरा है, इसका बाहरी कक्षा तीसरा है। इसका तो ये बड़ा परमाणु है, ये छोटा परमाणु। अब बताइए तीसरा कक्षा बड़ा होगा या दूसरा कक्षा बड़ा होगा? तीसरा कक्षा बड़ा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दोनों में 7-7 ही है ना। तो यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक, माइनस आवेश होता है। तो एक ही कक्षा में उपस्थित सारे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे होंगे, यहां भी और यहां भी। अच्छा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आप यहां पर डालिएगा और जब यहां पर डालिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा आवेश है? माइनस। तो ये माइनस आवेश इस माइनस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को हम आने ना दें। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन आता क्यों है? नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित है उसी की वजह से ना। आप बताइए कि यहाँ पर छोटा साइज होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा और यहाँ पर रिपल्सन, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन घुसता है किसमें? क्लोरीन में। किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता या सॉरी, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिक होती है किससे? फ्लोरीन से। तब आप कहेंगे कि सर इससे भी तो बड़ा साइज ब्रोमीन का होता है, क्योंकि ब्रोमीन में तो 4 कक्षा होता है। तो ब्रोमीन में 4 कक्षा होता है तो नाभिक से दूरी भी तो ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से जितना आकर्षण क्लोरीन में होता है ना, उतना आकर्षण ब्रोमीन में नहीं होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल जो रिजल्ट है उसमें याद रखना है कि क्लोरीन का सबसे अधिक, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद आयोडीन का। मतलब अंतर सिर्फ ये है कि इस
अंतर सिर्फ ये है कि क्लोरीन को उठाकर यहाँ रख देना है और फ्लोरीन को उठाकर यहाँ पर। इसमें भी यही अंतर है, सल्फर को उठाकर यहाँ रख देना, ऑक्सीजन को उठाकर यहाँ रख देना, बस इतना ही अंतर है। यही आपको एक्सेप्शनल या सब ग्रुप में ऐसा ही हो। सब ग्रुप में क्या यही सब तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, बाद बाकी तो ये धर्म मेटल आ जाता है, ये सब इलेक्ट्रॉन लेता होता नहीं है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। तो लिखेंगे, आप लिख चुके हैं ना कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। आप इसको लिख दीजिए तो, Cl का सबसे अधिक, फिर फ्लोरीन, फिर Br, फिर आई। और उसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन में लिख दीजिएगा, सल्फर का अधिक, ऑक्सीजन का कम, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। और उसके बाद हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पेज भाग गया। क्लोरीन वाला लिखे थे ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में आयोडीन। फिर अगला एग्जांपल लिख दीजिए ये वाला, और अगला हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ये सब अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। जो जो चैप्टर पढ़ाई हुआ है ना, सबका तुमको ऑब्जेक्टिव का सेट मिलेगा, और सबको तुमको बनाना है, ठीक है। और जो नहीं बने उसको हम डिस्कस कर देंगे। जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इन सबको आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप कहीं जहाँ भी हैं वहाँ आसपास में निकलवा लीजिएगा दुकान से। बन रहा है, बनेगा तो आपको मिल। क्या जी, आगे बढ़े। सुनिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता में आप इलेक्ट्रॉन देना ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में परमाणु का आकार बड़ा होगा तो आकर्षण कम होगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगा। नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में लिखा हुआ है कि परमाणु के नाभिकीय आवेश के बढ़ने से, परमाणु के नाभिकीय आवेश के बढ़ने से नाभिक तथा आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। क्या ये भारी लग गया क्या आपको? ये सब सिंपल बात है, लिखते जाइए तो फटाफट। एक नंबर लिखिए नाभिकीय आवेश, और नीचे जो हिंदी में लिखा हुआ है लिखिए तो। लगता है चैप्टर आज रुक जाएगा। दूसरा देखो, परमाणु का आकार।
परमाणु का आकार यदि ज्यादा रहेगा तो आकर्षण कम होगा, और आकर्षण कम होगा तो ऊर्जा कम निकलेगी ना। परमाणु का आकार बड़ा रहेगा तो नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण कम होगा, और आकर्षण जितना कम होगा ऊर्जा कम निकलेगी। इसीलिए परमाणु के आकार के बढ़ने से परमाणु घट जाएगा। अच्छा, एक और एक तीसरा चीज का जानो। जिसका परमाणु कक्षक आधा भरा हुआ रहे या पूर्ण भरा हुआ रहे, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन डालना भी मुश्किल होता है। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन डालिएगा ना तो पता चलेगा यहाँ पर ऊर्जा निकल नहीं रही है और ऊपर से ऊर्जा देनी पड़ रही है, जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ता है। हटाएं इसको। परमाणु के आकार के बढ़ने से नाभिक तथा आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है और आकर्षण बल घट जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घट जाता है। उसको पूरा कर लीजिए, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घट जाता है। और तीसरा नंबर लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तुम नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो, नाइट्रोजन में जोड़ना चाहते हो, इस सब में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए और ऊपर से ऊर्जा देनी पड़ती है। और इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग डालेंगे 3-4 बार भी लगा के। वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 नंबर लिखे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए ना पहले उसको, एकदम छटपटा के उतारो। छटपटा के उतारना समझते हैं? हरफरी में। नहीं नहीं, गलती सलती नहीं उतारना है भाई, सही उतारना है। गेट खोला हुआ है बाहर वाला।
नीचे में। फिर आगे हेडिंग डालिए तो नीचे येलो में लिखा हुआ है ना वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 3 बार लिखेगा VVI। आर को नीचे करो हो गया। स्विच ऑफ करो तो इसका स्विच ऑफ करो तो। बड़ा भीड़ का काम है रे स्विच ऑफ करना। पता है ना कि कहीं गलत स्विच ऑफ कर दिए तो सुनने के लिए मिल जाएगा। कालिए महात्मा गांधी वाला चश्मा लगाने से कुछ नहीं होगा, समझे। इसका चश्मा देखो तो महात्मा गांधी जैसा नहीं है। धिक्कार करके आती है, झूठे पूजा पाठ करती है कि ऐसे टिका कर हम चल जाएं। आज देख रहे हैं सब बैच में ना, लड़की लोग सब टिक्का चंदन करके आ रही है। ये एक बैच का नहीं, सब बैच का हाल है। एक्चुअल में सब पूजा पाठ करके आ रही है। और हमको लगता है कि लोग को पूजा पाठ का जरूरत भी है। अब जैसे भगवान जिसको नेचुरली दिमाग दे के नहीं भेजे, भगवान दे दीजिए ना, तो समय नहीं दिया अब तो कम से कम दे दीजिए। नहीं ठीक है, ठीक है। इसको पहले आप इसको परिभाषित कीजिए, समझाते हैं कि ये क्या है। देखो, ये जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है इसका, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन प्रीति के जैसा ही टॉपिक है, लेकिन वो नहीं है, डिफरेंट है बिल्कुल। उसमें और इसमें बहुत अंतर है। आप लोग 9th-10th में थोड़ा बहुत तो सह संयोजन बंधन पढ़े होंगे, पूरा पढ़े हैं? नहीं, पूरा तो खैर नहीं पढ़े, इस बात को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप, नहीं आधा भी नहीं पढ़े हैं आप, एक कोना भी नहीं पढ़े हैं आप, छोड़िए ना उतना। खाली बस जानते हैं कि परमाणु, दो परमाणु आपस में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो सहसंयोजन बंधन का निर्माण होता है। डिटेल में पढ़िएगा अब केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से संबंधित कुछ बात है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सहसंयोजन बंधन का प्रैक्टिकल नॉलेज इनमें से किन्हीं के पास नहीं है, कभी किसी के पास रहता ही नहीं है। 9th-10th में उस लेवल पर बताया ही नहीं जाता है, आप जानेंगे कहाँ से। इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है, टेंशन मत लो आप। क्या यहाँ तक आप लिख चुके हैं? यदि आप लिख चुके हैं तो अब 2 मिनट हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। चैप्टर आज ही समाप्त हो जाएगा अब लग रहा है। हुआ, पूरा हुआ? ना इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं, बोलते हैं नोई सर। उसको नहीं बोलना होता है, नहीं और नो, दोनों जब मिल जाता है, नोई सर। यहाँ पर वर्ग लिखा गया था गलती से, यहाँ अवर्थ होगा। देखो, जब दो परमाणु, सुनिए इधर, इसको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। जब दो परमाणु आपस में, अच्छा देखो, यही सब जब तुम समझोगे ना तो आगे ये समझ पाओगे
कि डालडा में, सरसों के तेल में चीनी या नमक घुलता नहीं है, लेकिन पानी में वही चीज़ बहुत आसानी से घुल जाता है। छठ में पकवान बनता है तो देखते होंगे पकवान के ऊपर पर चीनी का दाना ऐसे ही रह जाता है, जबकि उतना गर्म डालडा या तेल घी जिसमें भी छाने उतना कस के न छनाता है, बहुत देर तक न डालडा में डूबा हुआ रहता है, काफी गर्म रहता है डालडा, फिर भी नहीं घुलता है। और आप ठंडा पानी में भी नमक या चीनी को डाल दीजिए, देखिएगा धीरे धीरे वो घुल जाता है। ये सब बात आपको यही सब बात समझने में आएगा। यदि आप इसको समझते हैं तो वो धीरे धीरे वो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तुरंत में ये सब बात समझ में नहीं आएगा, तुरंत में आपको ये समझना है। देखो इसके पीछे का क्या है कंसेप्ट। HCl नाम सुने हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, ऐसा सुने होंगे आप। हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और आप यह भी सुने होंगे कि क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करता है और इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, और हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा करता है और ये भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। और इस प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, जहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझित इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। क्या इतना बात आप पहले से जान रहे हैं? यदि नहीं जानते हैं तो भी परेशान होने वाला कोई बात नहीं, ये सब डिटेल में अब आएगा। यदि आप आवर्त सारणी पढ़ लिए तो अब आप सक्षम हैं रासायनिक बंधन को पढ़ने में। आप एक बात बताइए, ये दोनों साझित इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर समान अधिकार होगा हाइड्रोजन का भी और समान अधिकार होगा क्लोरीन का भी। लेकिन क्लोरीन है थोड़ा मनबरहू टाइप का। अब इसको देखो ये करता क्या है। इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन है और इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन है, तो ये 17 प्रोटॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉन पर जोर लगाता है। तो ये 17 और ये इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जोर लगाता है, इधर से लगाया 17, इधर से लगाया 1। पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको खींचने का प्रयास करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी खींचने का प्रयास करेगा। बताओ ज्यादा कौन खींच लेगा? क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा खींच लेगा, और ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन बीच में रहने के सिवाय ये चला जाता है किस तरफ? क्लोरीन की तरफ। और हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन भागता है, जिस वजह से हाइड्रोजन को लगता है कि उसके 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई भागने के फिराक में। कौन भागने के फिराक में? क्लोरीन। और क्लोरीन महसूस करता है कि हम तो लेके चले, अब चल दिए अब। तो यहां पर एक डर हाइड्रोजन को है कि हमारा इलेक्ट्रॉन अब तो गया, और यदि डर है तो ये अच्छा है, ये डर अच्छा है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन पर एक आंशिक धनावेश उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि किसी भी चीज पर या किसी भी चीज से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश। लेकिन यह धनावेश पूर्ण रूप से अभी नहीं आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से स्थानांतरित नहीं हुआ है, आंशिक रूप से स्थानांतरित हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंशिक धन आवेश। और इस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? आंशिक ऋण आवेश, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास कर रहा है। अब यदि किसी भी कारण से ये बॉन्ड टूट जाए और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चला जाए, तो ऐसी स्थिति में H पर पूर्ण रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl पर पूर्ण रूप से माइनस, क्योंकि इस 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से कोई आवेश उस पर नहीं आएगा। लेकिन इस 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का था, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो गया। अब ऐसी स्थिति में H पर प्लस आ गया, Cl पर माइनस आ गया। इसीलिए आप देखते होंगे कि HCl जब भी टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। लेकिन टूटेगा तब ये बनाएगा, अभी बंधन टूटा नहीं है। बंधन टूटा नहीं है तो भी हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश है और क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश है। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि क्लोरीन के साझित इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो क्षमता है, सापेक्षिक क्षमता है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसके वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया इसके तरफ। यही गुण क्लोरीन को कहा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बनाता है और हाइड्रोजन को लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसी इलेक्ट्रॉन के खींचने की इसी सापेक्षिक क्षमता को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत ऋणात्मकता।
वहां पर क्या था और यहाँ क्या है? यहाँ पर साजित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की सापेक्षिक क्षमता है। और जब आप इलेक्ट्रॉन लब्धि पढ़ रहे थे तो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालते थे तो जो ऊर्जा निकलती थी उस ऊर्जा को ना हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते थे या इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते थे। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की सापेक्षिक क्षमता क्यों कही जाती है? क्योंकि खींच ये भी रहा है, खींच ये भी रहा है। जो ज्यादा खींच लिया हम कहेंगे कि उसकी सापेक्षिक क्षमता ज्यादा है। क्लियर हुआ? इसीलिए जब आप इसका परिभाषा लिखे तो परिभाषा में है कि किसी परमाणु के द्वारा साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्षिक क्षमता को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में सापेक्षिक क्षमता किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। आगे लिखा हुआ है कि हेलोजन की वैद्युत ऋणात्मकता अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है। मतलब जैसे जैसे आप इधर जाएंगे वैद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे पूरे आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, लिखिए, पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अब सुनो, तुम एक एग्जाम्पल लिखो। मान लो कि एक तत्व है ए और दूसरा तत्व है बी। ए है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और बी है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? बी की तरफ। ऐसी स्थिति में बी पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होगा और ए पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होगा। बोलिए हाँ या ना। लिखेंगे इसको। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए तो साथ साथ। ये टॉपिक समाप्त है, 2-3 मिनट और लगेगा, अब इसको खत्म ही कर लीजिए। ए और बी के बीच मान लो बंधन बना। ए है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये से किसको सूचित करते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। और बी है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो निश्चित है कि साजित इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट कर जाएगा? बी के तरफ, इधर। तो ऐसी स्थिति में ए और बी में किस पर कैसा आवेश आएगा? बी पर आंशिक ऋण आवेश और ए पर आंशिक धन आवेश। अच्छा, जरा यहीं पर बताइए कि यदि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बंधन बने तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? बोलो किधर शिफ्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा। जितना इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है उतना ही उसकी क्षमता है। तो इस पर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन इस पर आंशिक धन आवेश और इस पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इसको हम लोग कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन मतलब जहां आवेश उत्पन्न हुआ उसको हम बोलेंगे ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, और जहां आवेश उत्पन्न नहीं हुआ इसको क्या बोलेंगे? अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। इस प्रकार आप पढ़िएगा आगे केमिकल बॉन्डिंग में। सहसंयोजन बंधन दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन और एक अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। तो इस पर, इसको हम यहाँ डील नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है। ये सब चीज आपको ज्यादा अभी समझ में नहीं आएगा। पहले आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि कहाँ आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा और कहाँ उत्पन्न नहीं होगा। अब एक लास्ट बात, देखो, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके किसी भी वर्ग में जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो वैद्युत ऋणात्मकता घटता है, और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। इसको लिख के खत्म कीजिए। तो लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में, आधुनिक आवर्त सारणी के
आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान, वैद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। वैद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, जबकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जबकि किसी भी आवर्त में, जबकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। वैद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। तो बताइए, उधर से इधर आएंगे तो बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो, इसका ये मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा रिलेटिव टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के खींचने की इस आवर्त में फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन के। अच्छा, नियन की चर्चा हम बार बार नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अक्रिया गैस बंधन ही नहीं बनाएगा तो उसकी सापेक्षिक क्षमता क्या होगी खींचने और छोड़ने की। क्लियर है ये चैप्टर सुनो, इधर पहले बैठो। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। क्वेश्चन यदि तुमको दे तो बनाओगे, क्या कि देखो बनाओगे तभी देंगे, बिना मतलब का हम तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेंगे। यदि आप क्वेश्चन बनाइएगा तो हम 2-3 दिन के अंदर आपको एक सेट देते हैं क्वेश्चन का, इसी का नहीं बल्कि पीछे जो जो पढ़े हैं सबका, वो सब आप लीजिए बनाइए, और नहीं बने तो फिर उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे एक आध दिन अपना जो होगा उसमें। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर का नाम है रासायनिक बंधन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आराम से निकलेंगे वहां।